नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल 16 फरवरी से 3 दिन के लिए राजकीय दौरे पर भारत आए हैं। उनका इस दौरे का सबसे अहम एजेंडा भारत फ्रांस पार्टनरशिप के तहत 114 राफेल फाइटर जेट्स को बेचना है। इस समझौते की कीमत लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन इतनी भी जल्दबाजी भारत को क्यों है? ये 114 राफेल भारत के लिए आखिर इतने क्यों ज़रूरी बने हैं? कारण है भारतीय वायुसेना के सामने खड़ा स्क्वाड्रन संकट। जहां भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, वहां वर्तमान में वायुसेना के पास केवल 29 फाइटर स्क्वाड्रन ही सक्रिय है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन सक्रिय है और चीन के पास 60 से ज़्यादा स्क्वाड्रन सक्रिय है। इसके अलावा चीन हर साल करीब 200 फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमान अपनी वायुसेना में जोड़ रहा है। ऐसे में वायुसेना को अपनी घटती ताकत को तेजी से मजबूत करने की ज़रूरत है। स्वदेशी निर्माण की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एलसीए तेजस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठी है, लेकिन अब तक डिलीवरी नहीं हुई है। एचएएल का हाल इतना बुरा है कि वायुसेना को अब तक 180 तेजस मार्क 1 में से पहला लड़ाकू विमान भी नहीं मिला है। 2026 तक भारत की वायुसेना 6 प्रकार के फाइटर जेट उड़ा रही है, जो है सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000, मिग 29 और जैगुआर। इतने अलग अलग फाइटर जेट होना पायलट्स के प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए राफेल फिलहाल भारत के लिए बेहतर विकल्प है। भारत ने पहले ही 2016 में 36 राफेल खरीदे थे और पिछले साल भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत के लिए 26 मरीन राफेल का सौदा किया। 2030 के दशक में 114 राफेल शामिल होने के बाद करीब 200 मिग 29, जगुआर, मिराज 2000 रिटायर भी होने हैं, जिसके बाद वायुसेना 3 प्रकार के फाइटर जेट से लेस होगी। अपग्रेडेड सुखोई MK3, राफेल और तेजस मार्क 1। यानी भारतीय सेना के लिए राफेल को स्वीकृत करना किसी अन्य देश के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से ज़्यादा आसान है। डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाए जाने वाला यह राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है और ये बिना किसी रिफ्यूलिंग के 1800 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इस लड़ाकू विमान पर 14 हार्ड पॉइंट्स है। हार्ड पॉइंट्स का मतलब इस विमान पर एक साथ 14 अलग अलग हथियार, मिसाइल, बम या टैंक लगाए जा सकते हैं और कुल 9 टन वजन तक हथियार ले जाने में ये सक्षम है। यानी जितने 2 मिग 21 हथियार उठाकर ले जाएंगे, उतना अकेला राफेल ले जाने में सक्षम है। ये विमान एयर डोमिनेंस, स्क्वाड मिशंस, एयर डिफेंस पर अटैक और समुद्री हमले के साथ ही परमाणु हथियार ले जाने तक सक्षम है। डसॉल्ट एविएशन का दावा है कि ये बटन दबाते ही मिशन प्रोफाइल तक बदल सकता है। अब तक भारत में सैन्य विमानों के निर्माण पर एचएएल का एकाधिकार था, लेकिन इस डील के तहत 88 सिंगल सीट और 26 ट्विन सीट राफेल एक नई प्रोडक्शन लाइन पर बनाए जाएंगे, जिससे एचएएल को बाहर रखा जाएगा। संभावना है कि 96 विमान नागपुर के डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में असेंबल होंगे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL पहले ही C295 ट्रांसपोर्ट विमान असेंबल कर रहा है। इसके अलावा आज ही पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों मिलकर TASL और एयरबस के जॉइंट H125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसीलिए राफेल के विंग्स और फ्यूजलेज जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स TASL में ही बनाए जाएंगे। इससे भारत में प्राइवेट प्लेयर्स को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा मौका मिलेगा और सरकारी कंपनी की मोनोपोली कम होगी। 1998 में परमाणु शक्ति बनने के बाद भारत ने केवल 2 देशों से लड़ाकू विमान खरीदे हैं, रूस और फ्रांस। फ्रांस के साथ एंड यूज मॉनिटरिंग जैसी शर्तें नहीं होंगी, जो अमेरिका हर दूसरे देश पर लगाता है। यानी भारत द्वारा फ्रांस से खरीदे गए राफेल विमानों पर कड़ी निगरानी नहीं होगी। भारत को हथियार का इस्तेमाल करने और स्ट्रेटेजी तय करने की पूरी छूट होगी। एंड यूज मॉनिटरिंग जैसी शर्त का ना होना मतलब भारत फ्रांस से हथियार खरीदने के बाद इसे अपनी सुरक्षा ज़रूरतों के अनुसार इस्तेमाल कर सकता है,
चाहे तो तीसरे देश को बेच भी सकता है या किसी तीसरे देश की मदद के लिए भारत को फ्रांस से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा भारत और फ्रांस मिलकर 110-120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला नया फाइटर इंजन भी विकसित करेंगे, जो 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका के लिए इस्तेमाल होगा। खैर, राफेल की इस डील में करीब 50% स्वदेशी सामग्री सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। डिज़ाइन और कोर टेक्नोलॉजी फ्रांसीसी रहेगी, लेकिन प्रोडक्शन और सप्लाई चेन भारत में विकसित होगी। विश्लेषक इसे भारत के फाइटर जेट इकोसिस्टम के लिए मारुति 800 मूवमेंट कह रहे हैं। जैसे 1980 के दशक में मारुति सुजुकी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने के बाद भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र को तेजी दी थी, वैसे ही इस बार राफेल के आने के साथ भारत के सुरक्षा सेक्टर को तेजी मिल सकती है। नोएडा में राफेल समझौते को ध्यान में रखकर डसॉल्ट एविएशन एमआरओ इंडिया की स्थापना भी हो चुकी है, जो राफेल मिराज 2000 की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग करेगी। दावा है कि भविष्य में ये दुनिया भर के राफेल स्क्वाड्रंस की सर्विसिंग के लिए ज़रूरी हो सकता है। ये भारत के लिए इतिहास की सबसे महंगी हथियार खरीदारी है। एक राफेल जेट का हथियार और उपकरणों सहित मूल्य लगभग $300 मिलियन होगा। यानी अगर भारत एक राफेल खरीदता है और उसे पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार करता है तो उसका खर्च बहुत बड़ा है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत ने 1989 से 2016 के बीच लगभग 27 साल तक कावेरी फाइटर जेट इंजन विकसित करने पर काम किया और इस प्रोजेक्ट पर भारत ने $300 मिलियन से ज़्यादा खर्च किए थे। यानी एक राफेल का पूरा विमान और उसके हथियार का खर्च सिर्फ इंजन बनाने के पिछले 27 साल से खर्च से भी ज़्यादा है। हमारे देश ने इतिहास में ऐसे किसी भी इंजन निर्माण, डिफेंस, सप्लाई चेन पर काम ही नहीं किया जिससे हम आत्मनिर्भर हो सके, अपने खुद के फाइटर जेट्स बना सके। इसीलिए आज हमें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब इस खरीद से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट और एमका के बजट पर दबाव पड़ने वाला है। हमें सोचना होगा कि अगर विदेशी विमान ही स्थायी समाधान बन गए तो आत्मनिर्भर भारत का सपना ही रह जाएगा। इसलिए राफेल में लगने वाली हैमर मिसाइल, असेंबली लाइन और 50% तक स्वदेशी सामग्री के साथ ही इस डील को सील करना होगा। इस समझौते में इतना भी हासिल हो जाए तो भी ये बड़ी जीत है। 114 राफेल की खरीदारी वायुसेना की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करेगी, स्क्वाड्रन की संख्या बढ़ाएगी और प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट देगी, जिससे भारत में अगली पीढ़ी को अपने फाइटर जेट, अपने खुद के इंजन बनाने का रास्ता खुल जाएगा। तब असली परीक्षा ये होने वाली है कि क्या भारत इस मौके का उपयोग स्वदेशी डिज़ाइन, विकास और निर्माण की गति देने के लिए करता है या नहीं। अगर राफेल सिर्फ फॉलबैक ऑप्शन बनकर रह जाए और स्वदेशी निर्माण को आगे बढ़ाने को प्रोत्साहित कर दे, तभी 2047 तक रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य साकार कर पाएगा। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।